नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई के बारे में। इसका हिंदी में नाम होता है सूचना का अधिकार अधिनियम और ये आया था 2005 में और 2005 में आया था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन प्रोविजंस क्या हैं, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पर वो जो बेसिकली रहेगा आपका यूजी सेनेट कॉमर्स और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। और इन दोनों में ही एक यूनिट है जिसका नाम है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। और इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे यूनिट्स जो मैंने कवर कर ली हैं। उन सभी की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने यूनिट वाइज, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप करते हैं आज के इस वीडियो में हम बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के बारे में। तो आरटीआई का एक्ट कब आया था, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जो इससे पहले का एक्ट था जो रिप्लेस किया था इस मतलब आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, 2002 वाले एक्ट को इसने रिप्लेस किया था। और इसकी जो बेसिकली कह सकते हो आप स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, जैसे डेमोक्रेसी आई है। डेमोक्रेसी आप समझते होंगे जिसमें रिपब्लिक होता है, यानी कि एक देश के अंदर कोई एक राजा नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो चुने जाते हैं, आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये होता है। जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तब से डेमोक्रेसी को और सुदृढ़ बनाने के लिए और ज़्यादा कह सकते हो बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर जवाबदेही का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि देखिए, राजा जवाबदेह नहीं होता था। जवाबदेही का मतलब, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप राजा से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, आप जो आपके लीडर्स हैं चुन के जाते हैं, आपने ही उनके चुना है। तो आपका यानी कि नागरिक का ये हक है या फिर राइट है कि वो उनसे सवाल पूछ सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो इसीलिए ये जो एक्ट है आपका बनाया गया था 2005 में। कह सकते हो बहुत ही लेट हुआ, लेकिन फिर आपको बताऊँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, ये बात करता है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) है, 19(1)(a), ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करता है। यहाँ पे कि हर इंसान को अपनी अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सप्रेशन है, वो मतलब एक्सप्रेस करने का, स्पीच देने का, बात कहने का हक होना चाहिए। तो ये होती है। और एक होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी का अधिकार। वो जो है आपका आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, वो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं को बेहतर बनाने के लिए, इन्हीं को ध्यान रखते हुए आरटीआई एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज़ जो आपको फंडामेंटल याद रखना है इसका, वो ये है कि ये एक्ट आया था 15 जून 2005 को। ये एक्ट आपका पास हुआ था पार्लियामेंट से। और जो इन्फोर्समेंट की डेट है, यानी कि विद इफेक्ट जो हुआ था, वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये डेट आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ सकते, पर जो मैंने लिख रखा है इसको आप पढ़ सकते हो और भी जानकारी से ले सकते हो। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। ये सब चीज़ें ठीक हैं। तो ये एक्ट इस टाइम को आया था। ये इसका बैकग्राउंड मैंने बताया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी के बारे में, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका है टू एम्पावर सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनको एम्पावर करना, यानी कि उनको और ज़्यादा पावर्स देना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने बात आपको बताई वही चीज़ है यहाँ पर। टू कंटेन करप्शन, अगर कहीं किसी पब्लिक ऑफिस में, किसी सरकारी चीज़ में, सरकारी जगह पर कोई करप्शन हो रहा हो, तो उसको आप आरटीआई के द्वारा पूछ सकते हो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है जिससे आप करप्शन को कंटेन कर सकते हो, रोक सकते हो। टू इन्हांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वही जो बात मैंने आपको बताई है कि लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये एक्ट आया था। और अब तो देखा गया है कि एक्टिविस्ट जो हैं और जो न्यूज़ मीडिया है, वो भी इसका बहुत अच्छे तरीके से आरटीआई का प्रयोग करते हैं। और आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे जो स्कैम्स हैं वो हमारे सामने आते रहे हैं समय समय पर। तो ये एक्ट अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। अभी हम यहाँ पर अमेंडमेंट्स की बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद रीजंस फॉर द अडॉप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, यहाँ पर क्यों आया था ये, इसके रीजंस क्या हैं। करप्शन स्कैंडल्स के लिए जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल प्रेशर और एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए। और मॉडर्नाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, देखिए इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब क्या है, जब लोग इन्फॉर्म होंगे तभी तो वो अपनी सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कुछ सरकार का अच्छा बुरा या फिर जो भी पार्टी है, जो भी आपकी अथॉरिटी है, उससे आप क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है होगा।
तो मीडिया का काम और फिर इन्फॉर्मेशन का काम बहुत ही क्रूशल होता है किसी डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में। तो ये चीज़ जो है इनके इस रीजंस और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक्ट आया था ये। तो इसके बाद में हम बात करते हैं मेन फीचर्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हमको बेसिक चीज़ें बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से चाहिए और वही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो बेसिक फीचर्स देख लीजिए यहाँ पर, मेन फीचर जो है इसके। ठीक, सबसे पहला है सेक्शन 1 के अंदर दिया गया है। तो ये एक्ट आपका कहाँ तक लागू होता है, मतलब एक्सटेंड करता है। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक, जब आया था उस समय यह आपका जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जब से यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी बना, तब से ये जो एक्ट है आपका वहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक, अब सबसे पीछे इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार। सेक्शन 2F के अंदर इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। तो एक इन्फॉर्मेशन किसको आप मानेंगे, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई कि इन्फॉर्मेशन किसको मानी जाए। तो एनी मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स। ये देखिए सरकारी ऑफिसर्स के ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो किसी सरकारी अथॉरिटी से या फिर स्टेट से, तो वहाँ पर आप किसको इन्फॉर्मेशन मानोगे और किसको नहीं मानोगे वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और इसके ऊपर नेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा। तो आपको इसमें से ये सारे ऑप्शन आपके इन्फॉर्मेशन के रूप में माने जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मैं डालना भूल गया हूँ, वो आप सर्च करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका, तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो सारे लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपकी, वो आती है यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी कैन बी अंडर द लॉ ड्यू टू द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक, ये है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की जो कह सकते हो इसकी मीनिंग जो है बाय द लॉ दी गई है, वो यहाँ पर लिखी हुई मैंने। इसके बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको मानता है, मीन्स द राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेसिबल करने, राइट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का जो राइट है, विच इज़ हेल्ड बाई और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट टू। यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी की बात की गई है। ठीक, जो भी पब्लिक अथॉरिटी उसी से आप राइट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, ना कि प्राइवेट बॉडी से नहीं मांग सकते हो। ठीक, वो भी एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आप किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए उनका वर्क कैसा चल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। ऐसा नहीं है आपको जाने दिया जाएगा अंदर, ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा थिन लाइन है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो, पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है। जो चीज़ पब्लिक ऑर्डर में है या फिर पब्लिक डोमेन में है, उसको आप उसकी जानकारी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ये भी हो सकता है। ठीक, आप जब इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो आपको उसकी फोटो कापी ही दी जाती है। टेकिंग सर्टिफाइज सैम्पल ऑफ मटेरियल। ठीक, अगर आपको वही सैम्पल का मटेरियल चाहिए तो वो आप मांग सकते हो। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, टेप्स एंड वीडियो कैसेट्स इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये सब चीज़ें आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब यही निकलता है जो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 2J के तहत। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद में एक और कुछ और जानकारी आपको दूंगा, बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर ये। The Act also provides for appointment of information commissioner at the central and state level। देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जो स्टेट के अंदर होते हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट होते हैं, और जो सेंट्रल में होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, तो इनकी जो पूरी रूपरेखा है, जो इलेक्शन कमीशन की तरह होते हैं ये लोग, क्योंकि ये निष्पक्ष होते हैं। और इनकी जो अथॉरिटीज़ हैव डेजिग्नेटेड सम ऑफ द ऑफिसर्स। देखिए हर एक पब्लिक ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसका ये दायित्व बनता है, उसका ये दायित्व है कि वो किसी RTI के ऊपर अपना जवाब देता है। ठीक, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू गिव इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन हु सीक्स इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट। तो ये है हर एक पब्लिक ऑफिस के अंदर, यानी कि जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिस मान लीजिए आप जैसे डाकघर जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, तो वहाँ पर भी एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा। वो आपको जाकर अगर आप सूचना लेने जाओगे वहाँ पर, तो आपको वो इंसान सूचना देगा। ठीक, और इसकी टाइम लिमिट भी है 30 दिन के अंदर। इन नॉर्मल कोर्स इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट इज टू बी सप्लाइड विद इन 30 डेज। ये देखिए लिखा हुआ है 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। और अगर आपकी जो जानकारी आपको जल्दी में चाहिए, आप कंसर्न है, इन्फॉर्मेशन सॉट कंसर्न्स टू द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, इट शैल बी सप्लाइड इन 48 आवर्स। अगर आपकी जान या फिर आपकी आज़ादी के ऊपर कोई खतरा है तो आप ये जो सूचना है वो 48 घंटे यानी कि 2 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ है। मैक्सिमम 30 डेज़ है और जो मिनिमम है वो आपका 48 आवर्स है। ठीक, उसके बाद सेक्शन 4 में एक और जानकारी दी हुई है।
सेक्शन 4 ऑफ द RTI रिक्वायर्स सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि देखिए सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से वो लोग जानकारी देंगे, ठीक है। तो होता नहीं कि हर एक पब्लिक ऑफिस जो होता है हर महीने, तिमाही, छमाही या फिर ईयरली जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं। उनका मतलब क्या, मकसद क्या होता है, वहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने आप से इन्फॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को, ठीक है। हर बार पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खुद से जाके हर इंसान जाके आपकी इन्फॉर्मेशन ले। तो सुओ मोटो का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं यानी कि सरकारी चीज़ें, सरकारी तंत्र है, वो खुद से इन्फॉर्मेशन देता है इस पब्लिक को, ठीक। ताकि जो चीज़ें हैं, सुओ मोटो का ये कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ठीक। दिस एक्ट डिड नॉट क्रिएट अ न्यू ब्यूरोक्रेसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द, ये तो है, ये देखिए यहाँ पर कोई एक स्पेशल ऑफिसर या फिर स्पेशल ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर खड़ी नहीं की गई जो इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन बस उन्होंने जो पहले से काम कर रहे लोग हैं वहाँ पर उस पूरे ऑफिस में, उनको एक एटीट्यूड कह सकते हैं प्रोवाइड किया गया है कि आप ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि वो आपकी सीक्रेसी के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी करनी चाहिए और ओपननेस रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्ट है ये। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर 2 अमेंडमेंट मुझे मिले थे जो मैंने यहाँ पर डाले हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ है आपका भी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट इन 2023 रिसेंटली सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके बारे में मैंने आपको IT एक्ट के अंदर बताया था। IT एक्ट जो है उसके अंदर या फिर उसकी जद में आता है ये आपका एक्ट जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 मॉडिफाई करता है किसको, सेक्शन 8(1)(j) ऑफ द RTI एक्ट 2005। यानी कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाला है उसका जो एक्ट है उसका जो सेक्शन है 44(3) ये जो है मॉडिफाई करता है किसको, किस एक्ट को मॉडिफाई करता है, किस एक्ट को, RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1)(j) को मॉडिफाई करता है। और इस 8(1)(j) में क्या था, क्रिएटिंग एन एग्जम्पशन ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर एंड रिमूविंग द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड एक्सेप्शंस दैट परमिटेड। यानी कि यहाँ पर देखिए ये मुद्दा ये है यहाँ पर जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाला है उसने RTI एक्ट के 2005 वाले को थोड़ा सा अमेंड कर दिया है। वहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ है कि जो पहले चीज़ें पर्सनल मानी जाती थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहा गया है कि पर्सनल चीज़ों की जो कह सकते हो प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो डिस्क्लोजर है वो सरकार कर सकती है। अगर उसको लगता है कि ये इस इंसान की जो परमिटेड जो कह सकते हो जो पर्सनल डेटा है वो रिलीज़ कर सकती है सरकार, या फिर सरकार मांग सकती है, बस इतना है। तो यहाँ पर ये है। इससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो आपका अमेंडमेंट है 2019 वाला है, RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर बताया गया है इट ब्रॉट चेंजेस टू द टेन्योर एंड कंडीशंस ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। जो स्टेट वाले होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं और जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो सेंट्रल में होता है, ठीक। तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टेन्योर है और कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ द जॉब है, उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उनको अब डायरेक्ट सुपरविजन में रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी वर्क कंडीशंस क्या होंगी। ये सब चीज़ों की जो कह सकते हो जो पहले से फिक्स था कि वो इलेक्शन कमीशन के बराबर हैं, वो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल दिया है। और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और इसमें कहा जाता है कि अब इनके ऊपर सरकार का सुपरविजन रहेगा। तो ये अपना जो कार्य है, अपना जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो ज़्यादा आज़ादी से नहीं कर पाएंगे या फिर सतर्क होकर करना पड़ेगा उनको। तो बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल इनका हमारी सरकार का ये निर्णय था। तो ये चीज़ है और ये अमेंडमेंट 2019 का है, ठीक। टर्म्स बिकेम सब्जेक्ट टू जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी अलाउंसेज एंड अदर सर्विसेज कंडीशंस ऑफ द CICCI शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो देख रेख है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है यहाँ पर इन CIC और CICs के ऊपर। तो ये यहाँ पर एक अमेंडमेंट है 2019 वाला। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है नेट और UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करंट की चीज़ें थी तो मैंने यहाँ पर डाली हैं और आप इसको और एक बार पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।